नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी धाम पर। आइए शुरू करते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। आज का पहला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है। आज का पहला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है इंसाल्लाह खां, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है इंसाल्लाह खां, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसका नामकरण किया है। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है, ये छांटना है। ऑप्शन नंबर ए है हमीर रासो, जयचंद प्रकाश और जयमंक जसचंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद प्राकृत पेंगलम में अवश्य मिलता है। हमीर रासो, जयचंद प्रकाश। आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न की प्रकृति को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। हमीर रासो, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका में उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद प्राकृत पेंगलम में अवश्य मिलता है। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी हो गया चंद्रधर चंद्रबरदाई कृत परमाल रासो आल्हा के रूप में ही पहचाना जाता है। आल्हा एक प्रकार का लोक गायन है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। ऑप्शन सी खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। इसमें से 9वीं सदी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राजा राज सिंह का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं सदी के आसपास की है। ऑप्शन डी है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग माने जाते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से क्या है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परमाल रासो चंद्रबरदाई का नहीं है, यह जगनिक का है। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न की प्रकृति को आप लोग पकड़ने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। असंगत पूछा है, संगत नहीं असंगत। राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहा है। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है 8वीं शताब्दी में वाक्यपति राज ने प्राकृत महाकाव्य गहुड़ बहो में प्राकृत को जनभाषा कहा है। ऑप्शन सी क्या हो गया, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मागधी प्राच्य अवंतिजा सौरसेनी अर्धमागधी वाहिक दक्षिणार्थ की गणना की है। ऑप्शन डी हो गया, वरुचि ने प्राकृत प्रकाश में महाराष्ट्रीय पैशाची मागधी और सौरसेनी का उल्लेख किया है। आप लोग जल्द को सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असंगत कौन सा है। एक बार फिर से हम प्रश्न देखेंगे। राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहा है। 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी है 8वीं शताब्दी में वाक्यपति राज ने प्राकृत महाकाव्य गहुड़ बहो में प्राकृत को जनभाषा कहा है। ऑप्शन सी है भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में मागधी प्राच्य अवंतिजा सौरसेनी अर्धमागधी वाहिक दक्षिणार्थ की गणना की है। ऑप्शन डी है वरुचि ने प्राकृत प्रकाश में महाराष्ट्रीय पैशाची और मागधी तथा सौरसेनी का उल्लेख किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूँकि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, लेकिन उन्होंने अपने इस ग्रंथ में मागधी प्राच्य और अवंतिजा सौरसेनी अर्धमागधी वाहिनी दक्षिणार्थ की गणना नहीं की है। इसका उत्तर हो जाएगा भामा ने अपने ग्रंथ में
इन सब चीज़ों की गणना की है, ना कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव कौन सा शब्द नहीं है? तद्भव पूछा है। तो ऑप्शन ए है काज, ऑप्शन बी है आखर, ऑप्शन सी है कान, ऑप्शन डी है वायु। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से इसका उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वायु इसका तद्भव नहीं है, तत्सम। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है हमारा। इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है? यौगिक तो है लेकिन रूढ़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक तो है लेकिन रूढ़ नहीं है? तो ऑप्शन ए है जलद, ऑप्शन बी है नाम, ऑप्शन सी है कान, ऑप्शन डी है पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से देखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जलद। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या है हमारा? तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा में प्रयोग किया जाता था पहले? तो इसका उत्तर देखेंगे। नंबर 1 है ऑप्शन ए है पोर्चुगीज, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है हिंदी। तो तारीख किस भाषा का शब्द है? देखेंगे जल्दी से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा तारीख अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? तारीख अरबी भाषा का शब्द है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा आज का 7वां क्वेश्चन? तो देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को याद होगा इसका उत्तर। पहले जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है, पहले ही सीरीज में ये प्रश्न हो चुका है। तो इस प्रश्न पर ज़्यादा समय न लेते हुए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या 9 माना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन द्वयाश्रय काव्य के रचयिता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन द्वयाश्रय काव्य के रचयिता है? तो ऑप्शन ए है पुष्पदंत, ऑप्शन बी है हेमचंद, ऑप्शन सी है जैनाचार्यमृत्यु, ऑप्शन डी है विद्याधर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पुष्पदंत, ऑप्शन बी है हेमचंद, ऑप्शन सी है जैनाचार्यमृत्यु, ऑप्शन डी है विद्याधर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से देखेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र के द्वारा द्वयाश्रय काव्य लिखा गया है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है अन्विति, ऑप्शन बी है विचारात्मकता, ऑप्शन सी है संवादात्मकता, ऑप्शन डी है आत्मव्यंजकता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए है अन्विति, ऑप्शन बी है विचारात्मकता, ऑप्शन सी है संवादात्मकता, ऑप्शन डी है आत्मव्यंजकता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हम देखेंगे।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। संवादात्मक का निबंध की तात्विक विशेषता में नहीं आता है। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हो जाएगा हमारा? त्रिशंकु पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में, त्रिशंकु के नाटककार कौन है? त्रिशंकु किसका नाटक है? त्रिशंकु के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी है बृजमोहन शाह, ऑप्शन डी है सी एम मणि मधुकर, ऑप्शन डी है रमेश बच्ची। तो त्रिशंकु के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी है बृजमोहन शाह, ऑप्शन सी है मणि मधुकर, ऑप्शन डी है रमेश बच्ची। तो देखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कि त्रिशंकु के नाटककार कौन है, त्रिशंकु नामक नाटक किसने लिखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बृजमोहन शाह ने त्रिशंकु नामक नाटक का रचना किया है। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? पूछा है इसमें निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? असंगत पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में 12 नंबर क्वेश्चन का। संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी क्या है? आचार्य कुंतक ने विशिष्ट पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यायित किया है। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी क्या है? वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक ने रीति का अर्थ कवि स्थान हेतु अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली माना है। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी आचार्य भोज ने रीति को काव्य मार्ग और आनंदवर्धन वाचक चारुत्व हेतु कहा है। तो आप लोग ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत थोड़ी सी इसमें त्रुटि है, तो देखते हैं आप लोग इस त्रुटि को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? फिर से एक बार ऑप्शन देखते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने गए हैं। ऑप्शन बी आचार्य कुंतक ने विशिष्ट पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यायित किया। ऑप्शन सी वक्रोक्ति आचार्य कुंतक ने रीति का अर्थ कवि स्थान हेतु अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली माना है। आचार्य भोज ने रीति को काव्य मार्ग और आनंदवर्धन ने वाचक चारुत्व हेतु कहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों बी हो जाएगा? क्योंकि कुंतक ने विशिष्ट पद रचना रीति नहीं माना है। विशिष्ट पद रचना रीति किसने माना है? तो वामन ने विशिष्ट पद रचना रीति माना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा असंगत है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा समय ले लिया गया उस क्वेश्चन पर। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? शब्दार्थो काव्यम रुद्र शब्द और अर्थ का संयोग काव्य है। शब्दार्थो काव्यम रुद्र शब्द और अर्थ का संयोग काव्य है। ऑप्शन ए हो गया। बी शब्दार्थ शरीर तोकात काव्यम आनंदवर्धन शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही काव्य है। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी क्या है? तद्दोषो शब्दार्थो संज्ञावनकृति भरतमुनि। ऑप्शन सी हो गया। और ऑप्शन डी क्या है? शब्द और अर्थ संगत जिसमें दोष न हो, गुणों से युक्त कभी कभी अनलंकित हो, वह काव्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तद्दोषो शब्दार्थो संज्ञावनलंकृति पुनः क्वापि, यह भरत मुनि द्वारा नहीं कहा गया है। यह किसका कथन है? तद्दोषो शब्दार्थो संज्ञावनलंकृति पुनः क्वापि, यह मम्मट के द्वारा कहा गया है। किसका? मम्मट। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 में क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? साहित्य में यथार्थवाद का आरंभ आदर्शवाद एवं स्वच्छंदतावाद के समर्थन में हुआ है। ऑप्शन ए है साहित्य में यथार्थवाद का आरंभ आदर्शवाद एवं स्वच्छंदतावाद के समर्थन में हुआ है। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी क्या है? काव्य या कला के संदर्भ में यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1855 में कार्वे ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी में किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ के लेवल का। यथार्थवादी कला का आरंभ 1856 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फ्लावेर्ट के प्रसिद्ध उपन्यास मैडम बावरी के प्रकाशन से माना जाता है। ऑप्शन डी क्या हो गया? इसके उपरांत बाल्जाक और जोला ने यथार्थवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्य में यथार्थवाद का आरंभ आदर्श, बहुत सूक्ष्म त्रुटि है इसमें, बहुत सूक्ष्म। साहित्य में विकल्प तो सारे सही हैं, बस एक विकल्प में थोड़ा से परिवर्तन किया गया है। आप लोग उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा जा रहा है देखते हैं फिर से। साहित्य में यथार्थवाद का आरंभ आदर्शवाद एवं स्वच्छतावाद के समर्थन में नहीं हुआ है बल्कि विरोध में हुआ। साहित्य में यथार्थवाद का जो आरंभ हुआ है वह आदर्शवाद एवं स्वच्छतावाद के विरोध में हुआ है, ना कि समर्थन में हुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी सी त्रुटि थी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नहीं, उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया। ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। तो इसमें पूछा गया क्या सही है, क्या इसमें किस चीज़ की अनुभूति कवि द्वारा की गई है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। तो इसमें देखेंगे कवि क्या कहना चाह रहा है। स्वयं से असंतुष्ट आत्म आलोचना करता है, आत्मा आलोचना करता है, असमंजस की स्थिति में है, आत्म मंथन की स्थिति में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है? वह असमंजस की स्थिति में है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। वह अपने जीवन से ऊबा है, इसीलिए कह रहा है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं क्या पूछा गया। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं यह खुसरो की, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गोरी से वही सेज पर मुख पर डारे के, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। तो उपयुक्त दोहा मीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था? ऑप्शन ए अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, ऑप्शन बी संपत्ति के लूटे जाने पर, ऑप्शन सी हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, ऑप्शन डी अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। गोरी सो सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने यह पंक्ति कही थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आंसू फलदायिनी कहा है। इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर लेते हैं, ऑप्शन डी है। इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर लेते हैं, चलिए अपने से डी ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, मलयज। तो अब आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य
और आंसू फलदायिनी कहा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है मलयज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 17 नंबर का? 17 नंबर का क्या हो जाएगा देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किन्होंने? रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य माना है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किन को पाल कर बैठी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किन को पाल कर बैठी है, किन से अपना वह जीवन निर्वाह करती है? तो ऑप्शन ए है मुर्गे और तीतर, ऑप्शन बी है हिरण और मुर्गाबी, ऑप्शन सी है भेड़ और बकरी, ऑप्शन डी है गधे और ऊंट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का? 18 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो सतपुड़ा के घने जंगल में गोंड जनजातियों ने कौन से जानवरों को पाल कर रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्गे और तीतर को पालकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो चलते हैं अपन 19 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो ऑप्शन ए सर्वहारा का अधिनायकत्व, ऑप्शन बी है इतिहास चक्र, ऑप्शन सी है वर्गहीन समाज, ऑप्शन डी है परिवर्तन की अनिवार्यता। तो 19 नंबर में देखेंगे कौन सा उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? प्रतिकूल पूछा है, अनुकूल नहीं पूछा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकूल है ना कि अनुकूल है। इतिहास चक्र नहीं है मार्क्सवादी विचारधारा के। ठीक, चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? अस्थिरता संबंधी विवाद किस लेखक के साथ हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अस्थिरता संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ? तो इसका ऑप्शन क्या है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी है पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन डी है किशोरीदास वाजपेयी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ इनका विवाद हुआ था, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था कि अच्छी हिंदी केवल एक ही व्यक्ति लिखता है, वह है बाल मुकुंद गुप्त। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर, क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? आधुनिकता का तत्व नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? उत्तर आधुनिकता के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं पूछा जा रहा है? तो कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर 21 का विकेंद्रिता, ऑप्शन ए है, बी है क्या है केंद्रवाद, ऑप्शन सी है विखंडन, ऑप्शन डी है स्थानीयता। 21 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीयता जो है वह उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। केंद्रवाद, विखंडनवाद और स्थानीयता यह दोनों हमारे उत्तर आधुनिकता के, यह तीनों हमारे उत्तर आधुनिकता के तत्व हैं। लेकिन सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा केंद्रवाद, विकेंद्रीयता नहीं होगा, केंद्रवाद हो जाएगा। उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है केंद्रवाद। चलते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन पर, क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हुआ था? किस बिंदु पर? 22 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें एक और ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी गायब है, तो बी की जगह हम
लिख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी अलग मतदाता सूची लिख लेते हैं। अलग मतदाता सूची, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर बी गायब हो गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अलग मतदाता सूची को लेकर महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में मतभेद हो गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओ क्या, अलग मतदाता सूची को लेकर। चलते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया है। सीता हरण तात जनि, 24 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, सीता हरण तात जनि कहो पिता संजाय, जो मैं राम तो कुल सहित काहै दसानन जाय। सीता हरण पूछा गया, उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है, सीता हरण तात जनि कहो पिता संजाय, जो मैं राम तो कुल सहित काहै दसानन जाय। तो 24 नंबर में कौन सा, ऑप्शन नंबर ए अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, बी है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, सी है वस्तु ध्वनि और डी है अलंकार ध्वनि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर में देखते हैं क्या है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। आधुनिक ईरान के पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन क्या है, दूसरी तरफ, ऑप्शन बी है लाल पसीना, ऑप्शन सी है 7 नदियाँ एक समुंदर, ऑप्शन डी है वे दिन। तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लाल पसीना। चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति, सॉरी फिर से आ गया हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में किस उपन्यास के पात्र हैं। लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल किस उपन्यास के पात्र हैं। तो यह बहुत फेमस पात्र हैं, हमारे सिलेबस के उपन्यास में लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परीक्षा गुरु नामक उपन्यास में यह दोनों पात्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, परीक्षा गुरु नामक उपन्यास में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। कौन ललित निबंधकार नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ललित निबंधकार नहीं है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी है कुबेरनाथ राय। तो ललित निबंधकार कौन नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है। चलते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है। सही नहीं है पे विशेष ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। स्कंदगुप्त नाटक के स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुप्त काल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, ऑप्शन बी है भोग विलास के प्रति वितृष्णा, ऑप्शन सी है विमहता का षड्यंत्र, ऑप्शन डी है छात्र धर्म का अभाव, क्षत्रिय धर्म का अभाव। थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो वहाँ पे क्षत्रिय धर्म का अभाव देख लीजिएगा। चल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 29 का देखते हैं। तो स्कंदगुप्त क्यों उदासीन थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छात्र धर्म का अभाव के कारण वह उदासीन थे, क्षत्रिय धर्म का अभाव के कारण वह उदासीन थे।
चलते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। राजभाषा, तो देखते हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो भी है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही है, यही पूछा गया है। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। ऑप्शन डी है, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही है पूछा गया। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे, तो इनमें से कौन सा सुझाव इन चारों ऑप्शनों में से दिया गया था, केवल एक ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, यही केवल एक ऑप्शन सही है और सारे ऑप्शन गलत हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 31 नंबर देखते हैं क्या है। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण हैं, कौन कौन से तालव्य वर्ण हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर देंगे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन से हैं। तो ऑप्शन ए चा, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी टा, ऑप्शन 4 है जा। तो कूट का चयन करना है आप सबको। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 31 नंबर का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। कौन कौन से 1 और 4 में कौन सा, चा और जा दोनों ईसु तालव्य वर्ण से तालव्य वर्ण है और बाकी मूर्धा है, टा और टा मूर्धा में आते हैं। चलते हैं अपने 32 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या पूछा है। करीब 32 भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है प्रश्नों। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है। अब 33 का उत्तर क्या हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है अखरावट, ऑप्शन बी है आखिरी कलाम, ऑप्शन सी है पद्मावत, ऑप्शन डी है मधुमालती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि थोड़ा से आगे पीछे हो गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या पूछा है। 34 नंबर में निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है, असंगत छांटना है। तो क्या पूछा गया, हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1905 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती 1901 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। ऑप्शन सी क्या है, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। ऑप्शन डी कौन सा हो गया, राय कृष्णदास ने राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की दुलाई वाली 1905 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 34 का उत्तर हम लोग जान सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है, असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से तो होता है, लेकिन 1905 में नहीं, 1900 में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 1905 की जगह सन 1900 होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करना है, कौन सा असंगत है। यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा
जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आगे ऑप्शन देखते हैं, बी नंबर क्या है? किंतु उनके जयशंकर प्रसाद के लिए कि नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। यह किसने कहा? निराला ने। ऑप्शन सी में देखते हैं क्या है। ये प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी यदि पूर्वग्रह को छोड़ कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गंभीर आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कौन सा इसमें सही हो जाएगा देखेंगे, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। किंतु उनके जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते हैं। यह किसका कथन है? यह निराला का नहीं बल्कि स्वयं जयशंकर प्रसाद का कथन है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं। हाँ, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन छूट गया था वहाँ पे। तो क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया था? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है गणपत चंद्र गुप्त। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह नामकरण किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी हमारा क्वेश्चन छूट गया था आगे क्रम से। तो इसमें क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, सही है कौन सा पूछा गया है। और बी क्या है? सैमुअल टेलर काजे और विलियम वर्ड्सवर्थ ने गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मतैक्य का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन सी क्या है? कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल उसकी कलात्मकता में है, उसके बाहर नहीं। ऑप्शन डी क्या है? कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जना के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती। तो देखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 छूट गया था, तो देखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कॉलरिज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है? कॉलरिज के अनुसार किसी कृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। यही केवल एक ऑप्शन सही है और सभी में त्रुटियां दी गई हैं थोड़ी थोड़ी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये भी छूट गया था 28 नंबर हमारा क्वेश्चन। स्कंदगुप्त नाटक में यह तो हो गया है। चलिए, यह तो हो गया है। इसका कौन सा उत्तर सही था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्षत्रिय धर्म का अभाव। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर में देखते हैं क्या था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। ऑप्शन बी क्या है? इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। ऑप्शन सी क्या है? आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। और ऑप्शन डी क्या है? इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा?
सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसर थे उनको भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी, ना कि नहीं दी जाती थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस चैनल हिंदी धाम पर। मिलते हैं कल पुनः एक नई प्रस्तुति के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।